हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। हमारे पीटीएफ परिवार में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए, ये मॉडर्न इंडिया जो है बीपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा और सर्वाधिक प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं तो मॉडर्न इंडिया से ही पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, शिक्षक जो एग्ज़ाम जो होने जा रहा है, बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको आधुनिक भारत से ही पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग उसी को ध्यान में रख के, और ख़ास करके 69 जो बीपीएससी देने वाले जो लोग हैं उनको ध्यान में रख के ये हमने तैयार किया है। और ये सारा का सारा प्रश्न पूछा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि पूछा हुआ प्रश्न है, इस पे हम लोग बात करेंगे। इस तरह से देखेंगे आप लोग तो पता चलेगा कि प्रश्न का आधार क्या हो सकता है और जो उसका स्ट्रेटजी है कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इसको, कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे मतलब ये कहें तो आपको मॉडर्न इंडिया को अगर तैयार ऐसे किए हुए हैं तब तो अच्छा है, आपकी तैयारी अच्छी है। पूछा जाएगा ये जो मतलब प्रश्न आपको जो दिख रहा है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी में। ठीक है, आंग्ल मैसूर से संबंधित जितना भी प्रश्न आपको बनने की संभावना बनती है वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये देखिए, हम लोग पहला प्रश्न करने जा रहे हैं। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तीसरा किसके समय हुआ था? तो देखिए, तीसरा जो होता है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में होता है। ठीक है, अगर तीसरा की हम लोग बात करें तो देखिएगा, इसका आंसर होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। अगर पूछ देता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ था, तो देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात कर दी जाए तो ये होता है लॉर्ड वेरेलेस्ट के समय में। देख लेते हैं यहाँ पे, ये होता है लॉर्ड वेरेलेस्ट जो है, ये जो मतलब समझिए गवर्नर जनरल है, उनके समय में हुआ था। अगर बात कर दे यहाँ पे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय हुआ था, तो ये देखिए वारेन हेस्टिंग्स हो जाता है। कौन हो जाएगा? ये देखिए वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ठीक है, हेस्टिंग्स हो जाते हैं। अगर पूछ दिया तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ था, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाते हैं। अगर पूछ दिया कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ था, तो कौन हो जाएंगे? ये वेलेजली हो जाएंगे, लॉर्ड वेलेजली हो जाते हैं। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली हो जाएंगे, वेलेजली। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाता है कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। पूछा जा सकता है कि पहला किसके समय में हुआ था, तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेरेल्स के समय में हुआ था। जब दूसरा की बात आ जाएगी तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न पूछा हुआ है जिसका आंसर कॉर्नवालिस हो जाएगा। और चौथा की बात कर दिया जाए तो लॉर्ड वेलेजली हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न बहुत ही वीवीआई है। ये दादा भाई नौरोजी से प्रश्न पूछना ही पूछना है। आधुनिक भारत के इतिहास में अधिकतर समझिए कि बीपीएससी ने सबसे ज़्यादा इन्हीं को पकड़ के रखा है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न पूछता है यहाँ पे कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे, तो पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? ये दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और एक बात बता दें, ये पहला पारसी व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और बात कर दें कि कांग्रेस की अध्यक्षता की बात अगर कर दिया जाए तो इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। और सबसे बड़ी बात ये हुए कि हमारे भारत में जब ब्रिटिश हुकूमत जब राज कर रही थी, देखिए ब्रिटिश हुकूमत जब राज कर रही थी और यहाँ की सारी धन और संपत्ति को चूस करके, यानी कि समझिए को टेम्स नदी के किनारे वो रख रहे थे, इसका एहसास भारतीयों को नहीं था। ये एहसास दिलाने वाले जो व्यक्ति हैं वो दादा भाई नौरोजी हैं। उन्होंने अपने बुक में, अपने ग्रंथों में क्या लिखा? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन का जो सिद्धांत दिया, इसी से भारत वालों को पता चला कि अच्छा भारत हमको लूटता भी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? ये दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात एक और किया जाए कि गरम दल के जो प्रमुख नेता हैं जिसका नाम है तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक ने दादा भाई नौरोजी को अपना गुरु माना। बताइए, गरम दल के सबसे बड़े नेता नरम दल के सबसे बड़े नेता को क्या मानते हैं? अपना गुरु बनाए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले जो पहले मतलब व्यक्ति हैं ये दादा भाई नौरोजी का। और एक बात बता दें, देखिएगा कांग्रेस में सबसे बेहतर पैठ इनका था और सारे लोग इनको आदर, सम्मान, श्रद्धा और भक्ति के नज़रों से देखते थे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पे कहता है यहाँ पे
यहाँ पे कहता है, इसको देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, कहता है यहाँ पे नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन विद्रोह और सिपाहियों का विद्रोह। अगर बात हम लोग कर दें यहाँ पे, तो नील विद्रोह कब हुआ था? तो नील विद्रोह की अगर बात कर दें यहाँ पे, तो देखिएगा ये हुआ था 1859 में, बंगाल में हुआ था। 1859 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। अगर बात कर दें हम लोग संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो देखिए 1855-56 में होता है। ठीक है, और बात कर दें हम लोग सिपाहियों का विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 में हुआ था। ठीक है, 1857 में हुआ था। अगर बात कर दें हम लोग किसका, तो देखिए दक्कन दंगा कब हुआ था, तो देखिए ये 1875 में हो जाता है। कब होता है? तो 1875 में होता है। इस तरीके से अगर कहता है कि घटनाओं का सही कालानुक्रम बताएं तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो देखिए आंसर क्या होता है? डी हो जाता है। सबसे पहले क्या हो जाएगा? तो देखिए संथाल कब होता है? 1855-56 में, तो 1 नंबर हो जाएगा। दूसरा की अगर बात कर दे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए सिपाहियों का विद्रोह कब होता है यहाँ पे? तो 57 में होता है, 2। और 3 नंबर क्या होता है? नील विद्रोह। और चौथा में क्या होता है? दक्कन दंगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर डेट याद रहता है तो आप क्रम में फटाफट सजा लीजिएगा, अगर नहीं याद रहेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो डेट है, जो बहुत ही प्रमुख मतलब समझिए कि जो दंगा विद्रोह है, उसको ज़रूर आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए क्या कहता है यहाँ पे, कहता है कि मंगल पांडे ने, क्या कहता है यहाँ पे? कहता है कि मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया? ये 4 नंबर सवाल हो जाता है। क्या हो जाता है? तो ये यहाँ पे देखिएगा, ये क्या हो जाता है? तो ये देखिए मंगल पांडे ने क्या किया? बैरकपुर छावनी का, ये देखिए बैरकपुर जो छावनी है, यहीं से इसका नेतृत्व किया था। और इन्होंने तब भी इनको मतलब समझिए कि भड़क गए, जब इनको लगा कि राइफ़ल में जो नई जो राइफ़ल बनी है उसमें सूअर और गाय का जो चर्बी लगा हुआ है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि यहाँ पे देखिएगा इनके साथ क्या हुआ कि मतलब ये जहाँ पे खाना वाना खा रहे थे वहीं पे क्या हुआ था कि एक झाड़ू लगाने वाला शायद मतलब समझिए कि एक कहते हैं SC ST या OBC से कोई भी होगा, झाड़ू लगाने चला आया। तो ऐसा हुआ कि कहा जाता है कि उसको देख कर के मंगल पांडे बहुत भड़क गए और गाली वाली देने लगे। तब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मंगल पांडे को बोल दिया कि जब गाय और सूअर का चर्बी जब दांतों से काटते हैं तो उस समय आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता। ठीक है, इसी बात को ये लग गया कि अच्छा ये बात सही है क्या। तब जाकर के वो पूछते हैं, तो यहीं से उन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, अगला जो सवाल है हमारा, ये कहता है कि बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? तो देखिए 1885 में होता है। कब होता है? ये इसका आंसर ए हो जाएगा, 1885 में। और 1885 में ही कांग्रेस का निर्माण होता है। 1885 में क्या होता है? कांग्रेस का निर्माण होता है। और ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1885 में हुआ। ठीक है, अगला हम लोग सवाल आते हैं। 6ठा नंबर सवाल देखिए, 6ठा नंबर सवाल क्या कहता है? यहाँ पे देखिए कहता है, 6 नंबर सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया? राष्ट्रीय आर्थिक जो कार्यक्रम है इसको किस अधिवेशन में अपनाया? तो ये हो जाता है कराची अधिवेशन 1931 में। हालांकि कराची अधिवेशन 1931 की अगर बात कर दी जाए तो इसका जो अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया तो इस कराची अधिवेशन में जो प्रमुखता की बात थी उसमें थी फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार की बात इसमें कही गई थी। और साथ ही साथ देखिएगा इसमें राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को क्या किया गया था? अपनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्या कहता है? अगला देखिए, अगला ये हमारा होता है, ये क्वेश्चन है, कहता है 7वां नंबर कहता है कि यहाँ पे कि 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया? 7 नंबर क्या हो जाता है? तो देखिए जॉन एडम्स जो होते हैं वही पेश करते हैं, जॉन एडम्स जो है वही पेश करते हैं। देखिए आप लोग क्वेश्चन बनाइए और इसमें देखिए कि कितना मतलब ये होता है। अगर माना कि 30 क्वेश्चन का अगर सेशन चल रहा है, 30 से मतलब 50 के राउंड में, तो अगर 30 है तो कम से कम आपका जो गलती होना चाहिए, खास करके गलती, तो 2-4 गलती हो जाए तो ठीक है। चलिए मान लेते हैं 5 अगर गलती हो जाता है तो समझिए कि थोड़ा सा आपको विचार करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 1823 में लाइसेंसिंग जो है, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट जो है किसने पेश किया? तो जॉन एडम्स हो जाता है। क्या हो जाएगा? जॉन एडम्स हो जाता है। चलिए अगला हम लोग सवाल चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है यहाँ पे, ये देखिए
ये कहता है यहाँ पे देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये समझिए कि ऐसे जो प्रश्न होते हैं बहुत बार पूछे जाते हैं। ये क्या हो जाता है, मधुसूदन दत्त हो जाएंगे। इसका आंसर याद रखिएगा। पूछता है कि नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो मधुसूदन दत्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मधुसूदन दत्त हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 9 नंबर हम लोग देखते हैं। देखिए कहता है यहाँ की बात कर दे कि समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे। ठीक है, 9 नंबर सवाल क्या कहता है, तो देखिएगा ये हो जाएंगे आपको समाचार पत्र जो हिंदुस्तान टाइम्स है इसके संपादक कौन हो जाते हैं। तो देखिएगा इसके संपादक आपको के.एम. पनिकर हो जाते हैं। के.एम. पनिकर हो जाते हैं। ठीक है, के.एम. पनिकर, इसको याद रखिएगा और आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा ताकि पता चले, आपकी मूल्यांकन भी हो जाए कि हम कितने सही और कितने गलत हैं। ठीक है, अगर गलत होता है तो हम आपको बताते हैं कैसे इसको सही करेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये वाला, इसको देखिए। कहता है कि पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखित है। ठीक है, किसके द्वारा लिखित है ये वाला। तो सबसे पहले देखिए पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखित है, तो ये क्या हो जाएगा। तो 10 का आंसर की अगर बात कर दे तो ये देखिएगा, ये स्वामी विवेकानंद हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, स्वामी विवेकानंद हो जाते हैं। यहाँ पे इसका आंसर क्या होएगा, स्वामी विवेकानंद हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये इस किताब की बात करेंगे कि राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखित है, तो ये क्या होता है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा है। किसके द्वारा, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल आते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, उसमें देखेंगे हम लोग। अगला सवाल में देखिए कहता है कि किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ। क्या कहता है कि किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का क्या हुआ, दमन हुआ। देखिए इस समय क्या होता है कि ठगी प्रथा जो थी बहुत ही चरम पे थी और इस ठगी प्रथा को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है, उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि कौन हो जाएगा, कर्नल एस्लीमैन के द्वारा। पूछा जाता है प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है कि ठगी प्रथा का मतलब खत्मा किसने किया था, तो कर्नल एस्लीमैन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 12 नंबर। 12 नंबर सवाल कहता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। अगर बात कर दे तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो स्थानीय स्वशासन का कौन हो जाएगा, तो देखिए रिपन हो जाते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक मतलब पंचायती राज की बात हो जाती है। ठीक है, और देखिए जनक के रूप में रिपन को माना जाता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। और ये देखिएगा सबसे पहले अगर बात कर दी जाए कि प्राचीन भारत के इतिहास में मतलब जो पंचायती राज की बात होती है किसने किया था, तो चोल के समय में हुआ था। सबसे पहले किस में हुआ था, तो चोल के समय हुआ था। ठीक है, और आधुनिक की बात करें तो रिपन को इसको जनक माना जाता है। और महात्मा गांधी का एक ड्रीम है, एक सपना है, ख्वाब था मतलब ग्रामीण पंचायती राज का। तो ये भारतीय संविधान में मतलब अनुच्छेद अगर 40 की बात कर दी जाए तो उसमें लिखित है, वर्णन किया गया। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ सवाल है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया। क्या बताया, प्रतिगामी उपाय बताया। किसने बताया था, तो देखिएगा 1904 के अगर बात करते हैं हम लोग 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय किसने बताया था, तो क्या हो जाएंगे, ये गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे और गोखले को ही महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना था। और एक चीज़ और भी देख दे, यहाँ पे रनाडे लिखे हुए हैं, तो रनाडे जो है ना गोखले के क्या है, गुरु हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात कर दी जाए तो इन्होंने ही होम रूल ऑफ ये क्या बोलते हैं सॉरी उसको मैं भूल गया। ठीक है, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय के अधिनियम के प्रतिगामी उपाय हैं। चलिए अगला हम लोग बताते हैं आपको। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कांग्रेस सोशलिस्ट 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। 14 नंबर सवाल है, क्या कहता है, तो देखिए कहता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। भारत का वायसराय कौन हो जाएगा, तो देखिए प्रश्न पूछा गया, लॉर्ड विलिंगटन हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, लॉर्ड विलिंगटन हो जाते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में जब इसका मतलब समझिए कि गठन हुआ तो उस दौरान भारत का वायसराय कौन था पूछा जाएगा। तो 14 का क्या हो जाता है, तो देखिए लॉर्ड विलिंगटन हो जाता है। क्या हो जाएगा, लॉर्ड विलिंगटन। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए कहता है, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बार बार पूछा गया। कहता है कि हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं। किसने कहा,
कहता है कि किसने कहा कि हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं? किसने कहा? ये महात्मा गांधी कहे। किसने कहा? तो 15 का क्या हो जाएगा? 15 का बी, महात्मा गांधी ने कहा था ये बात, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर को देखिए यहाँ पे, ये जो प्रश्न है कहता है कि दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजा राम, ठीक है, दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजा राम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा लिखा गया? तो देखिए ये इसका आंसर ए हो जाता है। क्या हो जाता है? दिगंबर बिष्णु पुरस्कर के द्वारा, दिगंबर बिष्णु पुरस्कर के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है महात्मा गांधी से ही। तो ये देखिए ये प्रश्न हो जाता है, कहता है कि गांधी की अनुपस्थिति में, क्या कहता है? गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। कहता है कि गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा हुआ था? तो ये कौन हो जाएंगे? अरुणा अशरफ अली हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे? अरुणा अशरफ अली के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? ये सभी आप लोग बनाइए, अगर बनता है तो अच्छी बात है, क्योंकि यही सब पूछा गया सवाल है। और अगर आपने मॉडर्न इंडिया को, अगर कभी आपने एनसीईआरटी मतलब मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा, उसके बाद कोई एक बुक जिस पे आपका अच्छा पकड़ हो, तो समझिए कि आपका बहुत ही बेहतर होगा। और एक ही किताब से ज़्यादा दूसरा तीसरा किताब मत पढ़ा करिए, ठीक है, ताकि आपका कहीं ना कहीं मौलिकता जो है सही रहे और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है जितना ज़्यादा हो रिवाइज करें, जितना ज़्यादा हो रिवाइज करें, और प्रैक्टिस सेट ज़रूर अभी करें, क्योंकि अभी टाइम है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिक्का और नए पैमाने या नए वज़न और माप की शुरुआत की थी? किसने किया था? तो देखिए 18 नंबर सवाल क्या होता है? तो ये देखिए ये जो नई सब चीज़ें लागू करने की जो बात किया था वो टिप्पू सुल्तान ने किया था। किसने किया था? तो देखिए ये टिप्पू सुल्तान हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 19 नंबर जो सवाल है हमारा, 19 नंबर कहता है, यहाँ पे 19 नंबर निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी ने एक वर्ष में स्वराज का वादा किया था? उन्होंने असहयोग आंदोलन जब 1920 में उन्होंने किया, असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा था कि हम तो एक वर्ष के अंदर ही स्वराज को प्राप्त कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एक वर्ष के अंदर ही स्वराज को प्राप्त कर लेंगे। और ये उन्होंने ये जो वादा किया था, जो इरादा उन्होंने रखी थी, ये असहयोग आंदोलन के दौरान ही था। कब था? असहयोग आंदोलन के दौरान था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरुआत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, देखिए कहता है कि क्लेमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी? 20 नंबर सवाल क्या कहता है? तो देखिए कहता है कि क्लेमेंट एटली की घोषणा के अनुसार क्या कहता है कि ब्रिटिश शासन की समाप्ति की तिथि उन्होंने दिया था। कब दिया था? तो 30 जून 1948 को। कब? 30 जून 1948 को दिया था। 30 जून 1948 को डेट याद रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। क्योंकि अधिकतर देखिए यहाँ से प्रश्न जो पूछा गया है पूरा डेट ही डेट है। कहता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? अगर 21 की बात करें तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन की बात हो जाए तो यहाँ पे देखिएगा मार्च 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो मार्च 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, ठीक है। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? क्या है? कौन सी मतलब जो तथ्य है, 22 नंबर सवाल है, क्या है? सही है। तो देखिए इसमें आंसर आपका हो जाएगा, देख लीजिए इसका आंसर ई हो जाएगा। ई मतलब एलिफेंट हो जाता है, ई आंसर ये वाला हो जाएगा। कहता है कि उन व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था, ठीक है, नगर निगम सुविधाओं की देखभाल करता था, वे बुस्टरफेडोनिक शैली की क्रिस स्क्रिप्ट का उपयोग कर रहे थे। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है कि रामायण महाभारत और मनुस्मृति, रामायण महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान ही संकलित किए गए थे? देखिए किसके दौरान संकलित किए गए थे? देखिए ये रामायण की बात होता है, महाभारत की बात होता है, मनुस्मृति की बात होता है। किस समय में? तो शुंग काल के समय में होता है। ये सब जब ग्रंथ लिखे गए ना, एक राजा को खुश करने के लिए लिखा गया था। और देखिए आज भारत में सबसे क्या बोलते हैं बड़ा ग्रंथ हो गया है हमारा रामायण महाभारत और मनुस्मृति। और ये शुंग काल में होता है। और शुंग काल की स्थापना की बात कर दे तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और ये शुंग वंश मौर्य वंश के पतन के बाद आया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए ये हमारा जो सवाल है, ये सवाल है
ये कहता है कि मथुरा गंधार कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो ये देखिए 24 का क्या होता है, तो 24 का ये देखिए कहता है यहाँ पे कि मथुरा और गंधार कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो इसमें इतने सारे ऑप्शन है। कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ, ये तो सही है, ये तो सही है एकदम। कहता है कि नीला ग्रे बलुआ पत्थर मथुरा कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, नहीं है। गंधार कला में बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव मिलता है, तो देखिएगा ये बौद्ध धर्म में क्या होता है। 24 का अगर कौन सा कथन सही है, ये नहीं हो जाएगा। और ये सब देखिए, इसका एक होता है कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, कनिष्क कला में इन दोनों कलाओं का क्या हुआ, विकास हुआ। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए 25 नंबर सवाल क्या कहता है। देखिए 25 नंबर सवाल की बात करें तो देखिए कहता है कि भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से था। ये 25 नंबर सवाल है, क्या हो जाएगा? तो 25 का आंसर ई हो जाता है। एहोल का संबंध जो भारतीय इतिहास में एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से होता है। किससे? तो ये पुलकेशिन प्रथम, अगर द्वितीय होता है तो द्वितीय हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ई इसका आंसर हो जाता है। एहोल अभिलेख का संबंध जो है पुलकेशिन द्वितीय से हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए कहता है यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन, जनता के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। जनता के दर्शन को, तो देखिए ये चरवाक हो जाते हैं। देखिए कहा जाता है कि भौतिकवाद का जो सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया जो दर्शन अगर किसी ने दिया है तो चरवाक ने ही दिया है। आज हमारा पूरा जो आधुनिक समाज है इसी पे जीता है। भले हम राम का नाम, ये फलाना ढिमकाना सब कुछ लेते रहें, लेकिन सारे लोगों का व्यवहार बिल्कुल चरवाक की तरह ही है। ठीक है, चरवाक की तरह है। इन्होंने कहा था कि ज़िंदगी जीने के लिए जितना कर्जा लेना है कुछ भी लो, लेकिन ले करके घी पियो, उसका देने की चिंता मत करो। ले लेते हैं लेकिन देने का टेंशन किसी को नहीं होता। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें कि ये जो सिद्धांत था बिल्कुल भौतिकवादी था, ये बिल्कुल भौतिकवादी था। इसीलिए उस समय उनका जो दर्शन रहा कुछ विवाद में भी रहा, लेकिन इसका अधिकतर लोग मानने वाले लोग हैं। चलिए अधिकतर ऐसे ही लोग मिल जाते हैं आपको। चलिए अलग देखते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी। कहता है कि कौन ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है जो सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया था। तो सबसे अधिक अगर नहरों की निर्माण की बात कर दिया जाए तो फिरोज शाह तुगलक होता है। कौन होता है? फिरोज शाह तुगलक। देखिए फिरोज शाह तुगलक बहुत सारा काम करता है, लेकिन सर्वाधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक करवाता है। कौन करता है? फिरोज शाह तुगलक। अगर बात करते कि सबसे पहले किसने किया था नहरों का निर्माण, तो गियासुद्दीन तुगलक हो जाता है। ठीक है, सबसे पहला नहरों का निर्माण गियासुद्दीन तुगलक ने करवाया, और सर्वाधिक नहरों का जो निर्माण था वो फिरोज शाह तुगलक करवाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध किससे है। अष्टांग संग्रह का संबंध किससे हो जाता है? तो देखिएगा 28 का क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 28 का बी हो जाता है। किससे? तो चिकित्सा से। इसका संबंध क्या है? चिकित्सा से है। अष्टांग संग्रह का जो संबंध है वो कहाँ से हो जाता है? तो चिकित्सा से हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये कहता है यहाँ पे देखिएगा, ये प्रश्न भी बहुत भी आई है। कहता है कि चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है। 29 का क्या है? चिराग ए दिल्ली के नाम से किसको जाना जाता है। कहता है कि कौन सा ऐसा मतलब जो है कौन सा, तो देखिए चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत हैं जिनका नाम चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो देखिए शेख नसरुद्दीन महमूद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं शेख नसरुद्दीन महमूद हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिएगा शेख नसरुद्दीन महमूद हो जाते हैं। ठीक है, शेख नसरुद्दीन महमूद हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा, सेशन का लास्ट सवाल है। ये देखिएगा, ये कहता है यहाँ पे कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का शुरुआत किसने किया था। तो दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का शुरुआत किसने किया था? तो ये हो जाते हैं इल्तुतमिश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो ये देखिए इल्तुतमिश हो जाते हैं। और ये हमारा यहीं पे ये सेशन समाप्त हो जाता है। ये सेशन में लगभग भी हम आपको 1000 का जो क्वेश्चन है उसको कराने की कोशिश करेंगे, और यहीं से अधिकतर प्रश्न आपको यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, आप देखिएगा कभी ना इधर से उधर से पलट के ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं मॉडर्न इंडिया का। अगर आप टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या BPSC 69 दे रहे हैं तो उसमें ऐसे सवाल बार बार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छा से पढ़िए और ज़रूर मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपने कितना सही किया। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।